महोदय एवं मंच पर विराजमान सभी माननीय अतिथियों को मेरा नमस्कार एवं सभा में श्रोतागण, मित्रगण, विद्यार्थी सबको मेरा नमस्कार। मैं स्वतंत्रता संग्राम में पत्रकारिता की जो भागीदारी है उस पर एक व्यक्ति की ओर थोड़ा सा संक्षिप्त में अपनी बात रखना चाहूँगी, थोड़ा संक्षिप्त में बताऊँगी। हम सब ने सुना है माखनलाल चतुर्वेदी का नाम, उससे भी ज़्यादा सुना है उनकी कविताओं की चंद पंक्तियाँ जो राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत हैं, जिसको सुनते ही हर किसी में जोश आ जाता है। और जाहिर सी बात है, मुझे तोड़ लेना मनमानी, उस पथ में देना तुमने, राष्ट्रभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाए वीर अनेक। तो इन वीरों में जोश भरने का काम मात्र इनकी कविताओं के द्वारा नहीं हुआ। और हम आगे ये मैं कहना चाहूँगी कि इनका एक पत्रकार वाला रूप भी है जिससे हम बहुत ज़्यादा परिचित नहीं हैं और इनको समझने जानने की बेहद ज़रूरत है। हालांकि इनके नाम पर ही भोपाल में, सागर में, जगह जगह पर पत्रकारिता के विश्वविद्यालय और कॉलेज खुल गए हैं। इन्होंने उस समय जहाँ कोई सुविधा नहीं थी, जब कोई भी सुविधा मुहैया नहीं थी, उस समय पत्रकारिता का बीड़ा उठाया था। इन्होंने कर्मवीर नामक दैनिक पत्र निकाला, उसके बाद प्रभा नामक मासिक पत्र निकाला। उसके साथ ही गणेश शंकर विद्यार्थी जब जेल में होते थे तो लगभग एक डेढ़ साल तक इन्होंने उनकी पत्रिका प्रताप को भी संभाला। ऐसे संपादक उन्होंने संपादन कार्य का भार स्वीकार किया और बड़ा बखूबी इस पर काम किया। तो कुल मिलाकर पत्रकारिता या पत्रकार एक निर्भीकता का, एक ईमानदारी का और एक सजगता का रूप होता है। पत्रकार वो नहीं होता है जो डरा हुआ हो, सहमा हुआ हो। पत्रकार निर्भीक होता है, सच कहने की ताकत रखता है। ऐसी ताकत स्वतंत्रता संग्राम के हमारे साहित्यकार कम स्वतंत्रता सेनानी और जो जेल भरो आंदोलन वगैरह में जेल जाने में सबसे पहले आगे रहते थे, माखनलाल चतुर्वेदी जी को हमें समझना और पढ़ना चाहिए। इनकी पंक्तियां हैं, कलम की नोक से कैसी शिकायत, कलम की नोक से कैसी शिकायत, कलेजे से कहो अगर कुछ कह सको। कहने का तात्पर्य यह है कि पत्रकार होना, कुछ भी कह देना, जो चल रहा है, जो फैशन में है, उस मुद्दे को उठा देना, यह पत्रकारिता नहीं है। अगर हमें पत्रकारिता का ABCD सीखना है तो ऐसे लोगों से, ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों से सीखना होगा, ऐसे साहित्यकारों से सीखना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हमें इनसे मिल सकेगी। उस समय जहाँ कोई सुविधा नहीं थी, जेल में थे, जेल में भी बैठे, इनके पास तो कोई सोशल मीडिया जैसी चीज़ नहीं थी कि अपनी बातों को फैला दें दूर दूर तक। और ऐसी भी सुविधा नहीं थी कि इनके पास ट्यूबलाइट जल रही है, AC की ठंडक मिल रही है, उसमें बैठकर लिख रहे हैं, ऐसा भी नहीं। जेल के अंदर इन्होंने जब लिखा, क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो, मेरी काल कोठरी काली, काली मेरी कमली काली, मेरी टोपी भी काली। मतलब सब कुछ काला, अंधकारमय है, हम गुलाम हैं। जाहिर सी बात है, अंधकार में डूबे हुए हैं, हमें बाहर आने की ज़रूरत है, हमें एक उजाले की ज़रूरत है। तो उजाला हमें अंग्रेज सरकार नहीं दे रही है, लेकिन उजाले की तरफ हम संघर्ष कैसे कर सकते हैं, सच्चे अर्थों में माखनलाल जी का जीवन चरित्र अगर हम पढ़ेंगे तो हमें उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ प्रेरणा मिलेगी। उन्होंने जब वो जेल में थे तो एक वाकया है कि उनसे जाहिर सी बात है, कैदियों से बहुत सारे काम लिए जाते थे, पत्थर तोड़ना, कोयले तोड़ना वगैरह वगैरह। कहीं से कोयले का टुकड़ा इन्होंने अपने पॉकेट में छुपा लिया था और अपनी जेल की कोठरी में काले काले उसी कोयले से दीवारों पर लिखा करते थे।
ये कविता थी जो मेरी काल कोठरी काली कोकिल बोलो, तो ये भी उन्होंने उसी कोयले के टुकड़े से दीवार पर लिखा था। बाद में इनके कई संग्रह हैं, उन संग्रहों में आया और हिम तरंगिनी इनकी पहली काव्य रचना है जिसको साहित्य अकादमी का पहला पुरस्कार मिला 1955 में। ये पहले ऐसे स्वतंत्रता सेनानी या पत्रकार या साहित्यकार रहे जिन्होंने अपना पद्म भूषण सरकार को वापस कर दिया, क्योंकि इन्हें लगा कि हमने इस आज़ादी के लिए संघर्ष नहीं किया था जो आज़ादी हमें आज मिली है। 1960 में इन्होंने अपना पद्म भूषण वापस कर दिया। बहुत ही निराश और असंतुष्ट हो गए थे कि हम पद, गरिमा और भाई भतीजावाद और इन चीज़ों के लिए तो हमने आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ी थी। आज़ादी की निर्भीकता के साथ साथ एक ईमानदारी होती है और इनकी पत्रकारिता पर मुझे लगता है कि आगे बहुत सारे शोधार्थी बैठे हैं, इन्हें विचार करना चाहिए, इसे भी एक विषय के रूप में वो आगे ले जा सकते हैं। बहुत बड़ा काम, चूँकि मुझे समय कम मिला है तो मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करूँगी, विराम देती हूँ और धन्यवाद। धन्यवाद मैम। आपने बहुत ही एक प्रश्न उठाया है कि माखनलाल चतुर्वेदी को सिर्फ कवि के रूप में ही ना और एक पत्रकार के रूप में भी देखा जाए। हमारे पास समय की प्रतिबद्धता है तो हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अध्यक्ष महोदय से मैं अनुरोध करूंगी कि वो अपने अध्यक्षीय वक्तव्य के लिए मंच पर आए। प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह। सम्मानित मंच, सभागार में उपस्थित प्रबुद्ध मित्रों, छात्रों, छात्राओं, जेएनयू की एक छोटी सी दुनिया मैं यहाँ भी देख रहा हूँ और मुझे यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि इसी दुनिया के कारण मैं कई बार इस कॉलेज में आ चुका हूँ और अब तो जब इस कॉलेज को प्राचार्य भी जेएनयू से मिल गया है तो आगे भी आने के लिए सोचा जा सकता है। डॉक्टर पूनम ने बहुत पहले मुझसे बात की कि इस विषय पर मैं गोष्ठी करना चाहती हूँ, कॉलेज हमारा गोष्ठी करना चाहता है। मैं तभी से इस विषय पर सोच रहा था और कल यहाँ जो कुछ बोला सुना गया उसको भी शाम को लोगों ने मुझे बताया है। मैं जब यह विषय रखा गया स्वाधीनता आंदोलन में हिंदी पत्रकारिता की भूमिका, मेरे सामने 3 शब्द पता नहीं क्यों उसी समय पहुंचे और वे शब्द हैं आजादी, स्वाधीनता, स्वतंत्रता। मैं केवल एक प्रश्न छोड़ रहा हूं कि ये क्या तीनों शब्द हमें एक ही तरह की गति देते हैं या कुछ अलग अलग सोचने को? हम कब स्वतंत्र हुए, कब स्वाधीन हुए, कब आजाद हुए, और अगर क्या आजाद हो जाएंगे तो जो मानव का तंत्र है वो बना रहेगा या उस आजादी की भी कोई सीमा होगी? कई 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 बातें यहाँ ऐसी उठी जिन पर बार बार मुझे सोचना पड़ रहा है। सिराजुद्दौला की बात की गई, लेकिन यह नहीं बताया गया कि सिराजुद्दौला और क्लाइव की जो दुरभ संधि थी, उस दुरभ संधि में बंगाल का क्या होने वाला था
इस तरह से होने वाला था। और क्यों? भारतेंदु के बाबा सेठ रविचंद्र पागल हो गए। वही एक घटना थी जिसने सेठ रविचंद्र को पागल कर दिया और भारतेंदु हरिश्चंद्र का पूरा परिवार बिखरते हुए बिहार में शरण लेते हुए एक आध पीढ़ी दो पीढ़ी बिताने के बाद बनारस आ गए। और तब भी इतनी संपन्नता उस परिवार में थी कि राजा बनारस उससे कर्ज लिया करते। मित्रों, कल बात हुई स्वाधीनता आंदोलन के संदर्भ में, पत्रकारिता के संदर्भ में, और स्वाधीनता आंदोलन और पत्रकारिता के संदर्भ में जब भी बात होती है, हम अपनी स्वाधीनता के बारे में बात करते हैं तो बात आधुनिक कालखंड से शुरू होती है, भारतेंदु युग से शुरू होती है और भारतेंदु युग में निकलने वाले विभिन्न पत्र पत्रिकाओं से। और ये आप देखेंगे कि साहित्य और पत्रकारिता, इसका रिश्ता बड़ा अटूट रहा है, पहले भी रहा है, अब भी है। भारतेंदु काल का हर लेखक, हर रचनाकार पत्रकार होता है और एक तेवर के साथ, ओजस्विता के साथ, वो चाहे आप ब्राह्मण को देखिए, चाहे भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा निकाली गई पत्रिकाएं कविवचन सुधा को देखिए, भारतेंदु को देखिए, पत्रिका थी, या बाला बोधिनी को देखिए। मैं केवल कुछ सवाल आप लोगों के सामने छोड़ूंगा, कुछ अपना निष्कर्ष नहीं। भारतेंदु कि बलिया वाले व्याख्यान की चर्चा हुई यहाँ, बड़ा क्रांतिकारी व्याख्यान माना जाता है, जो अंग्रेज कलेक्टर के बुलाने पर भारतेंदु बलिया में जाकर के, जो वहां का ददरी मेला एक ऐतिहासिक मेला होता है, उस मेले में उन्होंने अपना व्याख्यान दिया था और भारतीय जनता को उसकी अज्ञानता के लिए कोसा था। साथ ही साथ ये सलाह दी थी कि जब घर में आग लगी हो तो हमें देवरानी जेठानी के झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि दोनों को मिलकर के वह आग बुझाना चाहिए। किस तरह की आग लगी हो, किस तरह की चीजों की तरफ भारतेंदु संकेत कर रहे हैं, और वही भारतेंदु जब तो होने की बात होती है तो एक सवाल और मेरे दिमाग में उठता है कि भारतेंदु का नाटक, जिसे आप सभी लोग पढ़ते हैं, देखते हैं, अंधेर नगरी, अंधेर नगरी क्यों नहीं चलती? कैसे बच गया वो जब्ती से? अंग्रेज तो किसी को छोड़ने वाले नहीं थे। भारतेंदु ने जहां सीधे अंग्रेजों की न्याय व्यवस्था पर चोट की थी, वह तो जब्त नहीं, बच गया। आज के एक बहुत सम्मानित लेखक से मैं नाम नहीं बताऊंगा, जो संपादक भी रहे हैं पत्रिका के, इसी क्रम में जब बात चली तो मैंने उनसे पूछा था कि आप 1947 के पहले कांग्रेस के अंग्रेजों के खिलाफ कितना लिखे हैं और 1947 के बाद कांग्रेस के खिलाफ कितना लिखे हैं। बोलती बंद। क्रांतिकारी थे, हमें क्रांति की सीख देने वाले थे। मित्रों, लेखनी वह धार है जो चाहे पत्रकारिता के क्षेत्र में हो, चाहे साहित्य के क्षेत्र में हो, अगर मारना चाहती है तो मार देती है, छोड़ना चाहती है तो छोड़ देती है। लंदन गए लौट आए तुम, बोलो कितनी लाए, असली मिली है कि नकली मिली है, कितनी दलाली में कितनी मिली है। ये कोई ऐसा साहित्यकार इस तरह की कविता दे सकता था जिसका पत्रकारिता से भी संबंध हो और जो मतवाला मंडल में। मुझे लगा कि जब भारतेंदु की बात हो चुकी है, मैं केवल उसमें एक चीज जोड़ना चाहूंगा
कि हमने जब देश की आजादी, हमने मतलब देश के, जब देश की आजादी की लड़ाई की तरफ कदम बढ़ाया, उसी के साथ साथ हम स्वाधीनता की चर्चा के साथ साथ नवजागरण की भी चर्चा करते हैं। हम न केवल देश को स्वतंत्र करने के लिए आगे बढ़े, बल्कि कुछ और क्षेत्रों में आगे बढ़े। किन क्षेत्रों में आगे बढ़े? जिस समय अंग्रेजों का भारतवर्ष पर पूरा कब्जा था, दबाव था, हम गुलाम थे, दबे हुए हम थे, लेकिन अंतरराष्ट्रीय समाज में अंग्रेजों को भी जवाब देना पड़ता था कि आपने भारत में अपना उपनिवेश क्यों बनाया, भारत को अपने उपनिवेश से मुक्त करिए। तो अंग्रेजों की यह दलील होती थी कि भारत के लोग अभी इस लायक नहीं हुए हैं कि अपना शासन खुद कर सके। जिस दिन ये अपना शासन खुद करने लायक हो जाएंगे, उस दिन हम इनको देश सौंप देंगे। इसीलिए आप हमारी शुरुआती पत्रकारिता को जब देखेंगे तो यह शुरुआती पत्रकारिता नवजागरण के उद्देश्यों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर के चलती है। एक तरफ यह राजनीतिक क्षितिज पर बात करती है, तो दूसरी तरफ हमारे सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कमजोरियों पर या उन बिंदुओं पर उंगली रखती है जहां हमें संभलने की जरूरत है। और हम संभले, एक लंबा सिलसिला चला। पता नहीं मित्रों, आप मेरी स्थापना से सहमत होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन मैं ये मानता हूं कि शासक का कोई धर्म नहीं। जो हम शासक को हिंदू, मुसलमान या ईसाई में बांट करके देखते हैं, शासक का धर्म हिंदू, मुसलमान और ईसाई का नहीं होता। शासक का धर्म होता है शासन करना। हम कैसे शासन करेंगे, कैसे शासन में बने रहेंगे, और इसके लिए जनता का, भाषा का, धर्म का, राजनीति का, समाज दर्शन का कैसे प्रयोग करेंगे, वह प्रयोग करता है। 2-3 बातें उठी थी, मुझे लग रहा था कि जैसे प्रेमचंद के, जब तो सुधा साहित्य पर बात हो रही थी, हिंदी उर्दू की बात हो रही थी, हिंदी उर्दू, हिंदुस्तानी, अंग्रेजी, फारसी, कई भाषाओं का प्रभुत्व तो हमारे ऊपर रहा। संस्कृत हमारी देव भाषा थी। आप ये देखेंगे कि आज हम हिंदी के जिस मुहाने पर खड़े हैं, वह हिंदी इन सारी भाषाओं से कहीं न कहीं कुछ न कुछ रूपों में मिलती जुलती। राजभाषा, वह चाहे फारसी हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे हिंदी हो, राजभाषा हमेशा विवाद के दायरे में है। और बहुत अच्छा लगता है हमें यह कहते हुए कि हम अपनी पूरी वैज्ञानिक शब्दावली विकसित कर लेंगे, पूरी टेक्नोलॉजी की शब्दावली विकसित कर लेंगे, लेकिन ये बड़ा कठोर काम है, बहुत कठोर काम है, कठिन काम है। कठोर काम हम पाठ्यक्रम बना सकते हैं, घोषणा कर सकते हैं, लेकिन हम उसके लिए शब्दावली कहाँ लें? और अगर आप लोग शब्दावली ढूंढना ही चाहें तो कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाले विंडो शब्द के लिए आप लोग हिंदी शब्द खोज करके दे दीजिएगा, इससे आसान। मेरा संकेत ये नहीं है, मेरा संकेत ये है कि हमें उन भाषाओं से जो आज हमारे जीवन के चारों तरफ फैली हुई है, अगर हम उनसे शब्द उधार लेकर के अपनी शब्दावली विकसित कर ले या उनको जज्ब कर ले, मर्ज कर ले अपने आप में। आप देखते होंगे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी 10,000 शब्दों के साथ हर साल एडवांस डिक्शनरी हो जाती है। आपकी डकैती, लूट, गिरावट, ये सब तमाम शब्द उनके यहाँ शामिल है।
उनकी भाषा नहीं कमजोर हो रही। और खास तौर से जब आप स्वाधीनता आंदोलन में देखेंगे, अपने यहाँ के स्वाधीनता आंदोलन में देखेंगे, तो आपके यहाँ तो प्रतीकों के माध्यम से अपनी बात कह दी जाती है। कमल का फूल एक गांव से दूसरे गांव में पहुंच गया, कुछ उसका अर्थ होता था। रोटी एक गांव से दूसरे गांव में पहुंच गई, उसका भी अर्थ होता था। तो मित्रों, भाषा तो हमारी अभिव्यक्ति का साधन है और हमारे लिए सिंबॉलिक है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, उसे कैसे कह रहे हैं। और ये भाषाएं आपस में लेन देन करती हैं, आपस में संबंध रखती है। और जो शासक होगा, अगर वह शासक विदेशी हुआ, तो वह अपनी भाषा में शासन करना चाहेगा। हमारा दुर्भाग्य रहा कि बहुत लंबे समय तक हम फारसी और अंग्रेजी के शिकंजे में कसे रहे। पता नहीं, अगर आप लोग जानते होंगे, कचहरी की भाषा से परिचित होंगे, पता नहीं आज भी वहाँ ड्राफ्ट तो आधा फारसी में ही तैयार होता है, लिपि भले उसकी होता है। और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाएंगे तो वहाँ अंग्रेजी में तैयार होता है। मैंने जब आपका ध्यान यह दिलाया कि स्वाधीनता, आजादी और स्वतंत्रता ये तीन शब्द हैं, तो हम इन तीनों में से कहाँ आजाद होना चाहते हैं, किस चीज से मुक्त होना चाहते हैं, कैसे अपने को स्वतंत्र बनाना चाहते हैं। और अगर बनाना चाहते हैं तो हमारे सामने ये चुनौतियां हैं। और इन चुनौतियों को हम आप इसलिए जान पाए हैं कि हमारे साहित्यकार जो पहले के रहे हैं और जो पत्रकार रहे हैं, पत्रकारिता से जुड़े रहे हैं, पत्रिका निकाले हैं, उन लोगों ने इन शब्दों को या इन समस्याओं को स्वर दिया है। आजादी के ठीक पहले की मैं कुछ पत्रिकाओं की अगर बात करूं, मर्यादा, सुधा, मतवाला, रूपाब, विशाल भारत, प्रताप, चर्चा ने हुई गांधी जी की यंग इंडियन की, कलवीर और प्रभा की चर्चा भी मेनका ने की, मर्यादा। मैं एक बड़ी छोटी जगह से निकलने वाली एक पत्रिका का केवल उल्लेख करूंगा, जिस स्वदेश पत्रिका गोरखपुर से निकलती थी। दशरथ शर्मा इसके संपादक थे और इसका विजयादशमी अंक आया हुआ था, जिसके अतिथि संपादक थे। विजयादशमी विजय के प्रतीक के रूप में आई थी कि भारत को अंग्रेजों पर अपनी विजय प्राप्त करनी है, अपना शासन स्थापित करना है। परिणाम में हुआ कि पत्रिका जब्त कर ली गई, और न केवल जब्त कर दी गई बल्कि मुकदमा चला उस पर। और मुकदमा का जो परिणाम रहा बड़ा मजेदार रहा। दशरथ शर्मा हट्टे कट्टे मुंह सूस रख करके रहने वाले जीव थे, और उग्र जी, जो लोग जानते हैं वो जानते हैं कि उग्र जी छोटे कद के थे और दाढ़ी मुझसे भी हीन थी, नहीं उगी थी। संपादक मुख्य उसके थे, सारे कर्ता धर्ता वही थे, लेकिन अंग्रेज जज ने सोचा कि ये तो बच्चा है, ये क्या किएगा, ये मूंछ वाला ही सब किया। दशरथ जी को 2 साल की सजा हुई और उग्र जी मुक्त कर दिए। प्रताप, गणेश शंकर विद्यार्थी का पत्र, रूपाब, ये भी लगभग साल भर तक निकला है, पंथ का ही पत्र। मैं एक और चीज की तरफ संकेत कर दूं कि आजादी के आसपास या कहिए 1910, 1920 के बाद हमारे यहाँ पत्रकारिता में सक्रिय लोग यह देखने लगे थे कि आजादी के बाद हम अपने मुल्क को किस रूप में खड़ा करेंगे। और आप देखें उस समय गांधीवादी विचारधारा,
समाजवादी विचारधारा और कुछ अन्य विचारधाराएं भी हमारे यहाँ आ गई थी, लेकिन ये दो ऐसी मूल धाराएं थी जिन धाराओं के बीच हमें राष्ट्र का निर्माण करना था। और इसी बीच में आप देखेंगे कि अंग्रेज सरकार ने भारत में या भारत के समाज में किन हथियारों का इस्तेमाल करके वे इनको बांट सकते हैं और तोड़ सकते हैं और भारत की आजादी को रोक सकते हैं, भरपूर प्रयास किया। आप नहीं कुछ नहीं, केवल प्रेमचंद के लेखन से देखिए कि प्रेमचंद ने अपने लेखन में किन किन तत्वों पर जोर दिया है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, उस समय की शब्दावली हरिजन उद्धार, लगान बंदी आंदोलन, अंग्रेजों का विरोध, सांप्रदायिकता, स्त्रियों को उचित स्थान देना। गांधी जी ने और प्रेमचंद ने यह समानता थी, दोनों लोगों ने यह महसूस कर लिया था कि हमारी समाज व्यवस्था ऐसी है कि इस समाज व्यवस्था ने हमारी आधी आबादी महिलाओं को निष्क्रिय करके घर में बैठा दिया है और आबादी के एक बड़े हिस्से को हरिजन कह करके समाज से अलग कर दिया है। अगर हम इनको एक साथ नहीं जोड़ेंगे, ये साथ नहीं आएंगे, तो हमारा आंदोलन सफल नहीं होगा। आप देखिए शिवरानी देवी कितनी बार जेल में जाती है, प्रेमचंद की 20 बार पिकेटिंग करती। सांप्रदायिकता पर प्रेमचंद ने कितना लिखा, हिंदू मुस्लिम समस्या पर कितना लिखा, भाषा विवाद पर कितना लिखा है। क्यों गांधी जी हिंदुस्तानी की संकल्पना लेकर आए और ये संकल्पना साहित्य के माध्यम से उतना नहीं उभरी है जितना पत्रकारिता के माध्यम से। बड़े बड़े लेख, डिबेट है पूरा। अगर आप पंथ के साल भर के निकले हुए रूप को ही अगर देखा है तो जवाहरलाल नेहरू, आचार्य नरेंद्र देव, इन दोनों के लंबे डिबेट है। लोहिया। तो ऐसा नहीं है कि हम किसी एक रास्ते पर चल करके पत्रकारिता हमें, आप जो कह रहे थे कि चौथा स्तंभ, सब मैं आपकी बातों से पूरी तरह सहमत हूं, पत्रकारिता चौथा स्तंभ है, लेकिन अगर हम उसको चौथा स्तंभ रहने दें, हम अपने 3 स्तंभों को ही 3 स्तंभ नहीं रहने दे रहे हैं, चौथा तो सबसे बाद में आता है। हम खुद को देख लें, कहां है, कैसे हैं, हम क्या चाह रहे हैं। 1947 के बाद आज तक हम यही निश्चित नहीं कर पाए कि हम देश को किस दिशा में ले जाएंगे, किस रास्ते पर ले जाएंगे। कभी एक रास्ते पर चला, थोड़ी बात हुई, थोड़ी चर्चा हुई, तब तक गैर कांग्रेसवाद का जो आ गया। आप लोगों ने इमरजेंसी की बात की, इमरजेंसी की बात करने के बाद प्रजातंत्र ने दूसरे रूप में ढकेल दिया। ये स्थितियां परिस्थितियां बदलती रहती हैं और इन स्थितियों परिस्थितियों को सही रास्ता दिखाने का काम पत्रकारिता करती है। वह पत्रकारिता नहीं जिस पत्रकारिता की चर्चा अभी आप लोग कर रहे थे। पत्रकारिता एक व्यवसाय नहीं, एक मिशन है, एक लगन है, एक उत्साह है, एक जज्बा है। उस उत्साह और जज्बे के साथ चल करके इस पत्रिका ने हमें, इस जज्बे ने हमें, इस पत्रकारिता ने हमें स्वतंत्रता के मुहाने पर पहुंचा दिया, स्वतंत्रता दिला दिया, स्वतंत्रता के बाद की स्थितियों में हमें पहुंचा दिया। इसको हम संभाल पाएंगे कि नहीं संभाल पाएंगे, ये हमारा द्वंद्व है। अगर संभाल सकने के लिए आज भी हम इन पत्रकारों की और उनकी पत्रकारिता की शरण में जाएं और उनसे कुछ सीखें, तो हमें तमाम सुनहरे अवसर मिल सकते हैं। मित्रों, इसी के साथ
मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। आप लोगों ने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।